हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 100 डेज ऑफ रिएक्ट। इस सीरीज में हम लोग रिएक्ट को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें को बताऊंगा। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी को कवर करने वाला हूँ, जैसे रिएक्ट क्वेरी हो गया, रिएक्ट आफ्टर डॉम हो गया, रिडक्स हो गया, और ऐसे बहुत सारी और लाइब्रेरीज हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज में। अगर आप एक बिगिनर डेवलपर हैं तो न केवल आप रिएक्ट को सीखेंगे, बल्कि रिएक्ट के सीखने के बाद आप एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ऐसे प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि इस सीरीज में मैं जो कवर करने वाला हूँ वो थोड़े एडवांस टॉपिक को भी कवर करूंगा, ताकि आपको एक बड़े और मीडियम साइज के प्रोडक्ट पे काम करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो अगर आप नए डेवलपर हैं और सीखना चाहते हैं रिएक्ट को, तो इस 100 डेज सीरीज को आप जरूर फॉलो कीजिए, और इन सीरीज से आप पूरा का पूरा रिएक्ट कंप्लीटली सीख सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज की सीरीज में। तो गाइज, यहाँ पे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ इस पूरी की पूरी सीरीज में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख कर रखा है, जिसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी बने हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक्स की, तो बेसिक्स में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं बेसिक्स को अगर एक्सपेंड करूँ तो आप देख सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ सब टॉपिक्स इसके अंदर है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे रिएक्ट क्या है, रिएक्ट क्यों आया, उसके बाद बेबल क्या है, बेबल की जरूरत क्या पड़ी रिएक्ट के केस, और उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्ट, JSX क्या होता है, रिएक्ट में फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है रिएक्ट का, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम सीखने वाले हैं इस पूरी पूरी सीरीज में, जो कि एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है। और इंट्रोडक्शन में ही मैं बहुत सारी बेसिक चीजों को कवर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने एक रखा है थिंकिंग इन रिएक्ट। ये भी बहुत ही जरूरी और नीडेड टॉपिक है। तो रिएक्ट को लिखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिएक्ट को सोचते कैसे हैं, यानी अगर मैं कोई प्रॉब्लम मिल गया, एक वेबसाइट मिल गया हो, तो उसको कैसे सोचे रिएक्ट में कोड करने के लिए। अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो हम सबसे पहले उसके अलग अलग पार्ट को ब्रेक करते हैं रिएक्ट में। तो यहाँ पे थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वेबसाइट बनाने से पहले, एक वेब बनाने से पहले हम कैसे रिएक्ट को सोच सकते हैं, यानी रिएक्ट के अंदर कैसे सोचते हैं अगर हमें किसी वेबसाइट को डिजाइन करना है, बनाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, और ये टॉपिक आई थिंक यूट्यूब पे किसी ने कवर नहीं किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सोचते कैसे हैं रिएक्ट के फॉर्म में, यानी अगर मैं आपको एक वेबसाइट दे दूं, एक सिंपल वेबसाइट दे दूं, एक यूआई डिजाइन दे दूं, तो उसे कैसे हम क्रिएट करें, डिजाइन करें, कैसे अप्रोच करें उस पूरी पूरी वेबसाइट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और ये बहुत ही नेसेसरी है एक रिएक्ट डेवलपर को सीखना। उसके बाद कुछ बेसिक्स भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जैसे स्टेट स्टेट के बारे में यहाँ पे पूरी पूरी कवर करने वाला हूँ। उसके बाद कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है रिएक्ट में, ये पूरा का पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद ये सीरीज में हुक्स वगैरह के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ। तो हुक्स में यहाँ पे बहुत सारे हुक्स है, और भी हुक्स मैं कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने ये बेसिक हुक्स लिख दिए हैं जिसको मैं कवर करने वाला हूँ पूरी की पूरी डिटेल में, और समझेंगे एक एक चीज को। इन हुक्स को कवर करते समय मैं क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और समझाऊंगा कि कैसे क्लास कंपोनेंट में हम चीजें लिखते थे, और हुक्स की मदद से हमें क्लास कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन हुक्स के ट्यूटोरियल्स में मैं ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। उसके बाद आता है फॉर्म हैंडलिंग के बारे में, यानी जब भी हम किसी वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेटा को लेना यूजर से, और कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर कर रहे होते हैं, या उस डेटा पे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म के बारे में भी सीखेंगे, जिसमें हमें सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्म्स को यूज कर रहे होते हैं, कैसे हम चेक बॉक्स से डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, उसके बाद इनपुट्स बॉक्स में कैसे हम डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्म के सीरीज में। उसके बाद मैं कुछ बेसिक क्रड एप्लीकेशन को बनाऊंगा, जिसमें टू डू एप्स होंगे, वेदर एप्स होंगे, और एक्सपेंस मैनेजर एप्स होंगे, जो थोड़े मिड साइज के ऐप होंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक नोट ऐप भी कवर करने वाला हूँ इसमें। तो इन क्रड ऐप से आपको बेसिक जो फॉर्म के सारे प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम फॉर्म को हैंडल कर रहे होते हैं मल्टीपल सेट ऑफ डेटा के हिसाब से, तो इन सारी चीजों से आप बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो जाएंगे, और आपको आइडिया होगा कि कैसे हम चीजों को यूज करते हैं एक प्रोजेक्ट के लेवल पे।
उसके बाद हम वैलिडेशंस को यहाँ पे सीखने वाले हैं, और वैलिडेशंस में भी अलग अलग तरह के वैलिडेशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब हम वैलिडेशंस को यूज कर रहे होते हैं। तो उसके बाद मैनुअल वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, यानी खुद से इफ एल्स कंडीशन के बेस पे कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम यूजर से डेटा का इनपुट ले रहे होते हैं। जैसे रिएक्ट में वैलिडेशन के थ्रू हम यूजर को हिंट दे रहे होते हैं कि आपने जो ईमेल आईडी डाला है या नेम डाला है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड डाला है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड स्ट्रांग है या वीक है। ये सारी चीजें हम फ्रंट एंड पे ही शो कर रहे होते हैं ताकि यूजर को पता चल सके कि जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो कंपैटिबल है या नहीं है इस फील्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जॉड एक लाइब्रेरी है वैलिडेशन का, उससे मैं डिस्कस करने वाला हूँ पूरा का पूरा वैलिडेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो हम मैनुअल वैलिडेशन बहुत कम यूज करते हैं, और जब हम मैनुअल वैलिडेशन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी वो फंक्शनैलिटी नहीं मिलती जो लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा होता है। और लाइब्रेरी में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिक्योर तरीके से वैलिडेशन लगाया होता है। तो हम नॉर्मल प्रोजेक्ट में तो यूज कर रहे होते हैं मैनुअल वैलिडेशन, लेकिन जब हम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हम मैनुअल वैलिडेशन नहीं यूज कर रहे होते हैं, कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं जो हमारे लिए वैलिडेशन का काम कर रही होती है, और वो मैसेज वगैरह जो भी है वो यूजर को शो कर रही होती है। उसके बाद जो मैं सीरीज में कवर करने वाला हूँ वो है यूज कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम स्टेट मैनेज कर रहे होते हैं। तो अगर हमें किसी तरीके की ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना होता है तो हम इन चीजों को यूज कर रहे होते हैं, जिससे बहुत सारे टास्क आसान हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम स्टेट को मैनेज कर रहे होते हैं ग्लोबली। और ये हम बेसिक प्रोजेक्ट में तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम ऐसे ही स्टेट ग्लोबल लेवल पे मैनेज कर रहे होते हैं, और उन स्टेट के बेस पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन फंक्शन कर रहा होता है। उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट की एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिडक्स। अगर आप रिएक्ट डेवलपर हैं तो आपको रिडक्स आना ही चाहिए, क्योंकि बड़े एप्लीकेशंस पे अगर मैं बात करूं तो इतने सारे स्टेट बनते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं सारे एप्लीकेशंस कि हम बिना रिडक्स चीजों को नहीं मैनेज कर सकते। इसलिए इस सीरीज में मैं पूरी की पूरी रिडक्स कवर करने वाला हूँ, जिसमें हम कैसे ग्लोबली स्टेट मैनेज कर रहे होते हैं रिडक्स में। ये सारी चीजें मैं पूरी डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे हम अपने एप्लीकेशंस को बिना रीलोड हुए एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी होम पेज पे है और अबाउट पेज पे जाना है तो आप एप्लीकेशन को बिना रिलोड किए हुए आप कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, जो कि एक लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डॉम, जिसका वर्जन 6 में कवर करने वाला हूँ, जो कि बहुत लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद मैं एपीआई हैंडलिंग कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं सारे मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा, और हम कैसे बैकएंड से डेटा ला रहे होते हैं वो चीजें कवर करूंगा। उसके बाद प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, ऑक्शन रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है रिएक्ट क्वेरी, जो कि यूज होता है एपीआई को कॉल करने के लिए, यानी एपीआई हैंडलिंग के लिए। ये लाइब्रेरी कैसे कैसिंग करता है, इस लाइब्रेरी की मदद से हम कैसे एपीआई को कॉल कर सकते हैं, इनवैलिडेट कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। तो अभी शायद ये सारी चीजें आपको समझ नहीं आ रही हूँ, लेकिन जब मैं चीजें एक एक करके कवर करूंगा तो आपको ए टू जेड चीजें क्लियर होती जाएंगी, और आपको समझ में आएगा कि कैसे एक बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे हम अलग अलग लाइब्रेरी की मदद से अलग अलग चीजों को परफॉर्म करते होते हैं। उसके बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि अलग अलग लाइब्रेरी को हम कैसे यूज कर रहे होते हैं हम अपने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और ये लाइब्रेरी बहुत ही लाइफ शेविंग लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरी अगर हम यूज कर रहे होते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ही आसान होता है, रिएक्ट डेवलपमेंट और आसान हो जाता है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मिड साइज प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कैसे हम रिएक्ट में एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, और भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को कवर कर रहा हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर को कवर कर रहा हूँ, और कैसे हम फाइल्स और फोल्डर को स्ट्रक्चर करें, मैनेज करें, ताकि अगर मल्टीपल डेवलपर्स भी काम कर रहे हो सेम प्रोजेक्ट पे तो उन्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स ना हो, वेल मॉड्यूल हो हमारा कोड और पूरा का पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड। इन सारी सीरीज को मैं 100 डेज में कवर करने वाला हूँ। तो ये हैं वो टॉपिक्स जिसे मैं कवर करने वाला हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी कुछ मैं कवर करने वाला हूँ ये 100 डेज ऑफ रिएक्ट सीरीज में। इसमें न केवल मैं बेसिक्स बताऊंगा बल्कि एडवांस भी बताऊंगा, और बहुत सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी हम कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है, और आगे 100 डेज ऑफ रिएक्ट सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।